हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के एचएस स्टेट के एग्जाम जो कि 10 फरवरी 2019 को हुआ था एंड ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 100 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है अ कपल प्रोड्यूसेस। देखो, कपल को पहले मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अपने आंसर पे चलेंगे। कपल का मतलब है एक इस तरह का सिस्टम जहाँ पर आप दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मान लो F1 इधर है तो F2 इधर इस तरफ रहेगा, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा आइदर फोर्स क्रॉस इनके बीच में, क्रॉस एक्चुअली इस तरह से लिखा होना होगा, इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन इनटू में F फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। आप F1 लो या F2 लो। अब यहाँ पर जो दो फोर्स है ना, इन दोनों फोर्स को जो नेट सम आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। ये हम कपल की बात कर रहे हैं। कपल में क्या होगा? दोनों जो फोर्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। बट उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो नॉन जीरो टॉर्क होगा। ठीक है, अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं लग रही, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा पार्टिकल। ठीक है, और देर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? 0, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, या लीनियर मोशन कहते हैं, नो लीनियर मोशन। हाँ, टॉर्क उस पर लग रही है, तो प्योरली टॉर्क की वजह से उस पर क्या होगा? प्योरली रोटेशन मोशन रहेगा, प्योरली रोटेशनल मोशन। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, थीटा एंगल को क्रिएट बना रहा है माइनस क्यू ई, और ये यहाँ पर प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पर जो नेट फोर्स लगती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो 0 लगती है, और जो टॉर्क लगेगा इस पर वो लगता है P क्रॉस ई या फिर PE साइन थीटा। तो ये एक एग्जांपल है कपल का। कपल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर लग रही है, और अगर मान लीजिए मोशन होता है तो प्योरली रोटेशनल मोशन होगा, कोई भी लीनियर मोशन उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्योरली रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन मतलब ऑप्शन 3। क्वेश्चन 92, अ ब्लॉक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 303 Kelvin. द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू, कि एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो देखो, इसमें एनर्जी जो होता है सिग्मा T की पावर 4 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। तो यहाँ पर आंसर होगा 303 की पावर 4, यानी कि ऑप्शन 3। 93 क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, पूछा है कि द मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो, आप एरिया से अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस कितना है? तो वो है 12। हाइट कितनी है? तो वो है 10। इसको देखो 10 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दो तो 6, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आएगा 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसमें आप ये यूज़ करने की कोशिश मत करना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने कर लिया तो एक्सीलेशन मतलब v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। एक्सीलेशन आप सोच रहे हो कि 10 और t की वैल्यू 12 लो तो 120 आंसर आ जाएगा, v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो, ये मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इस ग्राफ से देखने पर एक्सीलेशन वेरिएबल है, और ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब एक्सीलेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप एरिया ही फाइंड करेंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स है 5 न्यूटन की, इस तरह से फिगर में आपको दिखाई हुई है। द रिजल्टिंग फोर्स आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है।
तो देखो अगर मान लीजिए दो वेक्टर इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, तो उसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी यही फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट का। बट उसमें ये होता है कि मान लीजिए एक वेक्टर आपका इस तरफ है, जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन, या पहले ए मान लेते हैं, इन जनरल ए है। दूसरा वेक्टर लेट से इस तरफ है बी, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। ठीक है आर, लेकिन जो एंगल होगा ना वो हम इस ये वाला ए के मतलब एक की टेल से दूसरे का जो टेल होगा उसके बीच का एंगल हमें लेना होता है। तो यहाँ पर ये एंगल, एक्चुअली ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है और हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, तो कंप्लीट एंगल 180 में से आप ये वाला इधर वाला माइनस कर दीजिए, इधर वाला 60 डिग्री है तो इधर वाला आएगा 180 माइनस के 60 डिग्री, जो कि 120 डिग्री के इक्वल होगा। ध्यान रखना हमें दोनों के टेल्स के बीच का एंगल चाहिए होता है। तो आर इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस 2 ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5 मतलब मैग्नीट्यूड, और कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, तो कोस 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस 90 प्लस 30 डिग्री, जो कि साइन 30 डिग्री के इक्वल होती है। लेकिन क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, यानी कि माइनस के 1/2। अब आर इक्वल टू आएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 इंटू 5 को, और कोस 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल करो, तो आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसको इससे हटाओ तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द जंक्शन डायोड एज ए कैपेसिटर सर्किट्स ऑन बिलो। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इसमें हो पा रहा है, आपको बताना है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी, यानी कि इसके अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। देखो आउटपुट पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उस पर जो वोल्टेज होगी आउटपुट पर वी नोट, देखो वी आर एम एस और वी नोट में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/√2 का। फिलहाल ये हमें आर एम एस वैल्यू गिवन है, तो वी नोट कितना हो जाएगा √2 टाइम्स इंटू में वी आर एम एस, या फिर वी नोट बराबर हो जाएगा वी आर एम एस की वैल्यू कितनी 220, √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 311 वोल्ट। तो यही वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगी 311। क्वेश्चन नंबर 96 है, न्यूक्लियस ऑफ पीयू, इसका एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 94 है, ये 242 है। ये डिके हो रहा है लेड में यानी कि पीबी में, और इसका 82 है और यहाँ पर 206 है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। देखो अल्फा पार्टिकल को हम डिनोट करते हैं 2He4 से, और बीटा पार्टिकल को हम डिनोट करेंगे E -1E0 से। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर है 2He4 निकलेगा, और बीटा पार्टिकल यानी कि E-10 निकलेगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 242 से 206 हो गया एटॉमिक मास नंबर, और एक अल्फा पार्टिकल पर जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ कि डिफरेंस कितना आएगा एटॉमिक मास नंबर का, 242 में से माइनस कर दो 206, तो ये कितना आ जाएगा 2 मतलब 36 आएगा ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल जो एटॉमिक मास नंबर है 206 तो इसके है ही है, इसके अलावा 36 और होने चाहिए। अब एक अल्फा पार्टिकल से जो नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर है वो कितना है 4 है, टोटल कितना चाहिए अभी 36, तो मैं क्या करूँगा 36 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तब यानी कि 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 9 अल्फा पार्टिकल निकलने चाहिए। अब देखो अब एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 82, और 9 दूनी कितना हो गया 18। ठीक है, तो 82 प्लस 18 यहाँ पर हो गया है, और 94 इस तरफ है अभी 90, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना है 94। तो एक्चुअली दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये 94 से 100 देखा जाए तो 6 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूंगा, मतलब 6 बीटा पार्टिकल यहाँ पर निकले होंगे। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा माइनस के 6, तो 100 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 94। तो अब एटॉमिक मास नंबर भी इक्वल हो गया,
और एटॉमिक नंबर भी इक्वल हो गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 9 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, 9 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो बस आपको एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना है। 97th है, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द ग्राफ शोन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन क्या देगा? अलग से फिर से मैंने आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको पता करना है कि क्या देगा तो आप दोनों की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स को मल्टीप्लाई कर लो स्पीड से। तो वैसे भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू में V। और अगर नहीं भी पता है तो आप ये देखोगे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। और स्पीड की मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। न्यूटन एक्चुअली फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, इसलिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में ये स्पीड है, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और एस की पावर -3, और ये यूनिट होती है पावर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि पावर। और सिंपली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी या फोर्स इंटू स्पीड, 9th क्लास में है। 98th, the moment of inertia of a ring of mass m and radius r about an axis passing through the center and perpendicular to its plane is I। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका दिया हुआ है? रिंग का, जो कि I है, उस लाइन से जो कि उसकी एक्सिस पर जा रही है और परपेंडिकुलर है। आपको बताना द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट का मतलब ये हो गया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। लेट ये एक्सिस जो है PQ है, तो PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो पता करना है अगर इसका I है तो। देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर इसके परपेंडिकुलर होगा। लेट मैं उसको इस तरह से दिखा देता हूँ। देखो, इसमें 3 एक्सिस ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं 3 प्लेन को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस जो कि बाहर की तरफ आएगी। तो ये हमें, देखो इन दोनों को तो हम डायमीटर कंसिडर कर लेंगे, और ये परपेंडिकुलर है सरफेस पर जिसके हमें आई दिया हुआ है। तो एक्चुअली आई जेड प्लस आई एक्स बराबर किसके होगा? आई वाई के। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों डायमीटर के अबाउट है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। तो इसको तो मैं लिख लूँगा 2 इंटू में आई डी, या कह लो जो डायमीटर के अबाउट हम निकाल रहे हैं, और आई वाई कितना? आई के इक्वल। तो आई डी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी? आई अपॉन में 2, यानी कि डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर भी है और रिंग के सेंटर से भी जा रही है। तो जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, I/2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन 2। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है। 99th क्वेश्चन है, 440 वोल्ट AC इज चेंज टू 22,000 वोल्ट AC थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 5 एम्पियर, आपको बताना करंट सेकेंडरी में कितना होगा। देखो, पहली बात तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और देखो, मान लेते हैं पहले टर्न्स बना लेते हैं। यहाँ पर स्टेप अप में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में NS, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यहाँ पर वोल्टेज इनपुट की वोल्टेज ले लेते हैं, ये वोल्टेज आउटपुट ले लेते हैं। तो वोल्टेज डायरेक्टली N पर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर में। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। लेकिन करंट इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो यहाँ पर करंट आएगा इनपुट, यहाँ पर करंट आएगा आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब V आउटपुट अपॉन V इनपुट को मैं बराबर किसके लिख सकता हूँ? करंट इन इनपुट अपॉन करंट इन आउटपुट। फिलहाल हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है करंट सेकेंडरी में कितना होगा। करंट सेकेंडरी का मतलब I आउटपुट हमें फाइंड करना है। तो I आउटपुट हो जाएगा I इनपुट इंटू में वोल्टेज इनपुट पर अपॉन वोल्टेज आउटपुट पर, ठीक है। इनपुट मतलब हो गया प्राइमरी और आउटपुट मतलब हो गया सेकेंडरी। अब आई आउटपुट हमें निकालना है, इनपुट पर करंट कितना है? वो है 5 एम्पियर, या प्राइमरी पे करंट बोलो। वोल्टेज इनपुट पर कितनी है? तो वोल्टेज इनपुट पर है 440 अपॉन में वोल्टेज आउटपुट पर कितनी है? 22,000 है, 2200। तो देखो, ये जब आप 5 की 440 मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 ही आएगा, मतलब ये पूरा कैंसिल होकर के 1 बचेगा। तो हमें जो करंट मिलेगा, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है।
ध्यान रखना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो इंक्रीज होती है लेकिन करंट डिक्रीज होता है, तो करंट 1 एम्पियर आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का और पूरे सॉल्यूशन का, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। ओम्स लॉ, देखो जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसको हम कहेंगे ओमिक डिवाइसेस। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओमिक डिवाइसेस, वो नाम से पता चल भी रहा होगा आपको, तो ओमिक डिवाइसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।